हेलो गाइज, कैसे हो आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीएलजी एजुकेशन में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कक्षा 6 का हिंदी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बचपन। इसकी लेखिका है वो है कृष्णा सोपती जी। दोस्तों, ये वीडियो लंबा ज़रूर है लेकिन इसको एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही शानदार चैप्टर है। जैसे दोस्तों, हमें बचपन का नाम सुनते ही हमारे बचपन की भी याद आ गई होगी आपको भी। तो यहाँ कृष्णा सोपती जी हैं, वो अपने बचपन के बारे में जो अनुभव हैं वो हमें हमसे शेयर कर रही हैं। हमें बता रही हैं कि मेरा बचपन किस प्रकार से बीता था। तो चलो देखते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। लेखिका कह रही हैं कि मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ, यानी बचपन है वो मेरा बीत चुका है। अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि लोग मुझे नानी, दादी, बुआ, मौसी आदि कहकर पुकारते हैं, और लोग मुझे कभी कभी जीजी कहकर भी पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ। अब लेखिका है वो जैसे जैसे लेखिका की उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे लेखिका है वो अपने आप को समझदार महसूस करने लगी है। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई हूँ, ऐसा लेखिका को लग रहा है। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहना करती थी, पहले यानी अपने बचपन में, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं। लेखिका बचपन में तो रंग बिरंगे कपड़े पहना करती थी, और अब लेखिका का मन कर रहा है कि मैं सफ़ेद कपड़े ही पहनूं, गहरे नहीं हल्के रंग की। यानी अब मुझे गहरे रंग के कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, अब केवल हल्के रंग के कपड़ा पहनना पसंद करती हूँ। मैंने पिछले दशक में तरह तरह की पोशाकें पहनी। लेखिका ने पिछला जो दशक है उसमें तरह तरह की पोशाकें पहनी। पहले फ्रॉक, फिर निकर, फिर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। यानी पहले तो फ्रॉक, निकर, वॉकर, स्कर्ट पहने, लेकिन अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनने लग गई हैं। बचपन की कुछ फ़्रॉक तो मुझे आज भी याद है। यानी लेखिका को जो बचपन में फ़्रॉक पहनी वो आज तक भी याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ़्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनटा वाला घेरदार फ़्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रील। यानी लेखिका कह रही है कि जो बचपन में मैंने फ़्रॉक पहनी थी वो आज भी मुझे याद है, उसके नीचे गुलाबी रंग की फ्रील लगी हुई थी। उन दिनों फ़्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतरारे रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेखिका बता रही हैं कि उन दिनों जो फ़्रॉक है उसके ऊपर एक जेब हुआ करती थी, और उसमें एक रुमाल और बालों में रंग बिरंगी जो रिबन है वो उसका चलन था। लेकिन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ़्रॉक जिसके नीचे फ्री टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। यानी लेखिका को आज भी याद है कि 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक तो चॉकलेटी रंग का है और दूसरा ग्रे। मुझे अपने मोजे और स्कोटिंग भी याद हैं। लेखिका को अपने मोजे और स्कोटिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते थे। लेखिका बता रही हैं कि बचपन में हमें अपने जूते और मोजे, सॉक्स और शूज़ है वो खुद को ही साफ करने पड़ते थे। वह नौकर यानी नौकरानी को नहीं जा सकते थे, नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इनकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे सवार को सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उसमें उभरने लगती। लेखिका बता रही हैं कि जब हम अपने जूते साफ करते, पॉलिश करते तो उस पर एक शानदार चमक आ जाती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। लेखिका बता रही हैं कि मुझे आज भी बूट पॉलिश करना वो बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म की शूज़ आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। लेखिका कह रही हैं कि पहले जो शूज़ आते थे उससे आज के जो शूज़ हैं वो बहुत ही आरामदायक हैं। हमें नए जूते मिलते थे, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। लेखिका कहती हैं पहले वाले शूज़ हैं जो इतने हार्ड थे कि
हमारा जो इलाज है पैरों का वो छालों से शुरू हो जाता था उन शूज़ को पहनने के बाद। जब कभी लंबी सैर पर निकले अपने पास रुई ज़रूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। लेखिका बता रही है कि यहाँ हमारे और तुम्हारे बचपन में तो बहुत ही फ़र्क हो चुका है। यानी जो शूज़ हैं वो आपके बचपन यानी जो वर्तमान में शूज़ आ रहे हैं वो बहुत ही आरामदायक होते हैं, और जो लेखिका के टाइम शूज़ थे वो बहुत ही कष्टदायक थे। हर शनिचर को हमें ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। लेखिका बता रही है कि हर शनिचर को हमें ओलिव ऑयल या कैस्टर का ऑयल है वो पीना ही पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। लेखिका कह रही है कि ये हमारे लिए एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में उसकी गंध आने लगती थी कि हमें सुबह होते ही ये महसूस होने लगता था कि अब हमें ये पीना पड़ेगा। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े थे, यानी जो छोटा शीशे का जो गिलास है उस पर निशान लगे हुए थे कि कितना जूस पीना है। उन्हें देखते ही मितली होने लगती, यानी जी सा घबराने लगता। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। लेखिका कह रही है कि मुझे आज तो मालूम है कि अगर हम वो दवा नहीं पीते तो कुछ भी हमारे साथ गलत नहीं होता, लेकिन उस टाइम हमें पता नहीं था, इसलिए हमें पीनी ही पड़ती थी। सेहत ठीक ही रहती, यानी वो न पीने पर भी हमारी सेहत क्या है वो ठीक ही रहती, लेकिन पहले हमें पता नहीं था। तुम्हें बताऊंगी हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। लेखिका कह रही हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगी मेरे बचपन के बारे में और आपके बचपन के बारे में कि हमारे और आपके बचपन में कितनी दूरियाँ हो चुकी हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। लेखिका बता रही है कि हमारे टाइम में, हमारे बचपन में ग्रामोफोन ही थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। लेखिका बता रही है कि हमारे टाइम की जो कुल्फ़ी है वो आइसक्रीम में बदल गई है, कचौड़ी समोसा वो पेटीज में बदल गया है, और शहतूत और फाल्स हैं वो खसखस में, शरबत केक कोक पेप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने में। लेखिका बता रही हैं कि हम जो भाई बहन हैं हमारी ड्यूटी है वो शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने में लगती थी। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। लेखिका बता रही है कि जो हम सामान लेने जाते थे उससे हमारा घर है वो ज़्यादा दूर नहीं था, बस एक छोटी सी चढ़ाई थी, वहाँ से एक उतराई और माल पर, यानी एक छोटी सी चढ़ाई और एक उतराई, और हम माल तक पहुँच जाते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी थी, यानी मन को लुभाने वाली थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट भी थी। लेखिका बता रही है कि एक वीक में हम एक बार ही चॉकलेट खरीद सकते थे। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा लेकर खाती। लेखिका यहाँ बता रही है कि मैं बचपन में चॉकलेट कैसे खाती थी, यानी खाना खाने के बाद बिस्तर में लेटे लेटे खाती थी मज़ा लेकर। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। लेखिका को जो शिमला के काफ़ल है वो भी उनकी भी बहुत याद आती है। खट्टे मीठे कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी कस्मल सोचकर ही मुँह में पानी भर आए। चेस्टर एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुँह में खा लिए जाते। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़ियाँ जो तब भी थी और आज भी नज़र आती है। लेखिका बता रही है कि जो चने की गरम जो पुड़िया है वो तब भी थी, यानी हमारे बचपन में भी थी और आज भी देखने को मिल जाती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुँच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म
का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार। चना जोर गरम पूरे दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पूड़ियाँ पर तेज़ मसाला बुरकवाते। लेखिका बता रही है कि कुछ बच्चे हैं वो पूड़ियों पर, जो पुड़िया थी उस पर तेज़ मसाला बुरकवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती, यानी पूरा गिरजा के मैदान में जब घूमते थे तो ये पुड़िया चलती थी, यानी इतने टाइम में हम फिनिश कर पाते थे। एक एक पापड़ी मुँह में डालते, एक कदम उठाने में एक खासी ले रफ्तार थी। यानी जिस ग्राउंड के हम चक्कर लगाते थे, एक एक कदम रखते, एक एक पापड़ी मुँह में डालते, ताकि हम आराम से चक्कर भी लगा लें और हमारी जो पुड़िया हैं वो भी वहाँ तक हमें मिलती रहे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता है। लेखिका कह रही है कि जो शिमला है वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको सवारी करने का कभी न कभी मौका मिल ही जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनको बात फिर कभी। लेखिका कह रही हैं कि घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत थे, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की गाठियाँ बनती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रही हैं। लेखिका कह रही हैं कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जखा का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घाटियाँ बसती, दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। ये सब जो दृश्य हैं वो मन को लुभाने वाले थे। ऐसा लग रहा था कि प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखिए बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। रीछ पर की रौनक और माल की दुकानें की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता को लाए। यहाँ पर लेखिका हैं वो शाम के दृश्य का वर्णन कर रही हैं, बता रही हैं कि शाम का दृश्य कैसा होता था। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। इसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन और सामने सिंगल देता खंबा थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी हुई थी। लेखिका बता रही हैं कि सिल्वर स्कैंड पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान थी, उस पर शोरूम में जो शिमला कालका ट्रेन का मॉडल का एक चित्र बना हुआ था, उस पर पटरियाँ थी, छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन थी। ऐसा वहाँ का एक शानदार ही मनोरम दृश्य था जो मन को लुभाने वाला था। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती तो बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। लेखिका बता रही हैं कि जब भी कोई हवाई जहाज आता तो सभी बच्चे बाहर निकलकर उनको देखने के लिए दौड़ते, और वो ऐसा लगता उड़ते हुए जैसे कोई बड़ा सा पक्षी है वो अपने पंख फैलाकर उड़ रहा है। ये देखा और वह गया। इतने में जब हम दौड़कर बाहर आते उसे देखने के लिए तो देखते ही वह गायब हो जाता, यानी रफ्तार से आगे चला जाता। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ थी, यानी उसकी स्पीड बहुत ही तेज़ थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसा दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूली जाती। लेखिका कह रही है कि एक और दुकान थी जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। कि वह दुकान थी जिस पर मेरा पहला चश्मा बना था, उस दुकान को मैं कभी नहीं भूल दूँगी, क्योंकि और वहाँ का जो डॉक्टर था वह अंग्रेज़ था। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते, कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है।
इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो, मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनेगी तो ऐनक उतर जाएगी। यानी लोग छोटे बड़े सब मेरे चेहरे की तरफ देखते और कहते कि तकलीफ़ है, इस उम्र में ये ऐनक लग गया आपके, दूध पिया करो। तो मेरे को जो डॉक्टर ने कहा चश्मा देते वक्त, मैं वही बात दोहरा देती कि थोड़े दिन पहनोगी तो उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, बस नंबर है वो कम बत्ती होते रहे। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो इसके अलावा और क्या होगा। लेखिका कह रही हैं कि इसकी जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ, क्योंकि लेखिका है वो दिन में पढ़ाई या स्टडी नहीं करती थी, जो काम था वो रात को ही टेबल लैंप के सामने करती थी। तो इससे तो आंखें कमज़ोर ही होगी, यानी चश्मा नहीं उतरेगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। लेखिका कह रही है कि जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया तो जो मेरा चचेरा भाई है उसने मुझको चिढ़ाया, मुझे छेड़ा। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मानम की सूरत बनी लंगूर की। यहाँ जो लेखिका का चचेरा भाई है वो लेखिका को कह रहा है कि आपने तो चश्मा लगाया है कि हमें दूर तक की सूझे, लेकिन तेरे को ये नहीं पता कि ये आपकी सूरत है वो लंगूर जैसी हो गई है। लेखिका कह रही है कि मेरे को ऐसे कहा तो मैं बहुत ही खींची, मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, ऐसे मतलब मेरे को गुस्सा आया। पर शेर चुप बुरा न लगा, लेकिन ये शेर है वो बुरा न लगा। जब चाय पीकर चले गए सब तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती देखती रही। लेखिका कह रही है कि सब चाय पीकर जाने के बाद मैं है वो शीशे के सामने खड़ी हो गई और ये देखने लगी कि मेरे चेहरे पर चश्मा कैसे लग रहा है। कभी मैं चश्मे को उतारती और कभी पहनती। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, कि लास्ट में मुझे लगा कि सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा। लेखिका कह रही है कि जो मेरा छोटा भाई है उसका टोपा उठाकर मैंने अपने सिर पर रखा, लेकिन कुछ अजीब सा लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया। और चश्मा जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली सा लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली प्रेम का चश्मा, लांगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती थी। लेखिका कह रही है कि उन दिनों में मैं शिमला में टोपी लगाना है वो बहुत ही पसंद करती थी, मुझे अच्छी लगती थी। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। यानी लेखिका हैं वो अपने बचपन को बहुत ही मिस कर रही हैं और हमारे सामने अपने अनुभव है वो शेयर कर रही हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों सपोर्ट करने के लिए।